आदाब अर्ज़ है। जलसों के सिलसिले में एक नया जलसा कल हुआ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का, साबिक सदर भी हैं, और उन्होंने अपने आने की तारीख़ का ऐलान किया। लेकिन इस जलसे के ऊपर PMLN ने क़यास किया और नाराज़गी का इजहार किया, और साथ में ये भी कहा कि इस जलसे में कोई दम नहीं है और परवेज़ मुशर्रफ को वापस नहीं आना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जलसे में वो बात नहीं थी जो कि इमरान खान साहब के जलसे में थी, और शायद इस जलसे की मुबैना नाकामी के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को सियासत से अलहदगी कर लेनी चाहिए। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका ताल्लुक APML यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ है, और ज़हीम कादरी साहब जिनका ताल्लुक PMLN से है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लेके आए। हारिस साहब, मैं आपसे पता करना चाहूँगा, लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो कल जलसा हुआ उसमें उसको नाकाम कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसको सामने रखते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब को अब अलहदगी कर लेनी चाहिए सियासत से। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, एक तो मैं आपसे फैज़ल साहब इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे कहेंगे ये नाकाम जलसा था जिसमें उनकी गैर हाजिरी में। मैं कतन नहीं कह रहा, मुबैना लोग कह रहे हैं, मुबैना लोग कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उनके मुखालिफ हैं और वो ये चाहते हैं कि वो ना आए। आप मुझे ये बताइए कि वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद अगर इंटीरियर सिंध से और उसके बाद कराची के लोगों ने जिस वालहाना तरीके से उनको वहां पर आए, उनको सुनने के लिए पहुंचे, और उसके साथ कम अज कम भी 60 से 70 जो हमारा अपना एस्टिमेट है वो है तकरीबन 90 से 1 लाख। इसलिए मैं कहता हूँ कि 45,000 हमने चेयर लगाई थी जो कि कंप्लीट भरी हुई थी, कोई चेयर नहीं। अच्छा, उसके बाद 45,000 की चेयर थी वो लगी हुई थी। उसके बाद आप देख लेंगे कितने लोग पंडाल में खड़े हुए थे, जिस तरीके से आप गेट वो स्टेज के पास लोग भरे हुए थे, आप उसको देखिए। तो आप इसको देख लें, और फिर मेरे ख्याल में आपकी वीडियो बनी हुई है, आप उसको असेस करें, चेक करें। ये लोगों ने बातें करनी, अगर मुशाहिदुल्लाह साहब कल कहते 1500, मेरे ख्याल में इस लेवल की लीडरशिप जिनकी मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पॉलिटिकल लीडर जो हमारे सीनियर्स भी हैं, नो यू डोंट, वो इतनी रिस्पेक्ट अगर वो इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट दें तो मेरे ख्याल में इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। और ये दुनिया देख रही थी, सबने देखा है, पूरे कराची ने देखा है, कराची ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने फीडबैक लेने, और अभी मेरे ख्याल में जो डेट अनाउंस की और उसके बाद जो एक लोग इससे 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे, तो इस लिहाज से मैं आई टेक इट अ वेरी सक्सेसफुल जलसा और आई एम मोर देन सेटिस्फाइड फॉर द रिस्पांस। ज़हीम साहब क्या फरमाएंगे इस बारे में? मैं तो हंस रहा हूँ जी, बहरहाल इनका अपना शौक है पूरा करना है। हमने कभी नहीं कहा कि वो ना आए, हम तो चाहते हैं कि वो आए और लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। एक कौमी मुजरिम, एक कौमी गद्दार, एक आइन का मुनकर पाकिस्तान आए, और फिर देखते हैं कि इस मुल्क का आइन और कानून उसके साथ क्या सलूक करता है। हम अगर हुकूमत में होते, हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम कन्फ्रंट करें इन चीजों को कि इस तरह के लोग खुलेआम सड़कों पर खड़े जिन्होंने कौम के बच्चों को कत्ल किया हो, जिन्होंने इस मुल्क के आइन को अपने यहाँ पर जिस तरीके से देखें। मैं ये बात बताऊं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ज़हीम साहब की 2 मिनट बात सुन लेते, फिर मैं वापस। जी हमसे फरमाइए। ब्रिगेडियरशिप अपने घर रखें, ये मेरे साथ आप अगर ब्रिगेडियरशिप की बात करेंगे तो फिर मैं हारिस साहब, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि तहम्मुल रखिए, मैं बारी बारी आता हूँ आपकी तरफ। कहते हैं मैं उससे ज्यादा नवाज शरीफ। हारिस साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, 2 लम्हा तसल्ली से सुन लीजिए, फिर मैं तसल्ली। जी ज़हीम साहब फरमाइए। आपके गद्दार नहीं है जो मुल्क छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद वो इंडिया भेज रहे थे। अच्छा, मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि तहम्मुल रखिए ताकि बात सुनी जा सके। हारिस साहब 2 लम्हा तहम्मुल रखिए। ज़हीम साहब आप लोग इल्जाम तराशी से परहेज फरमाइए। अगर तहजीब में बात करेंगे आप लीडरशिप को अगर अटैक करेंगे मैं उससे ज्यादा अटैक करूंगा। हारिस साहब 2 लम्हा तहम्मुल कीजिए, मैं आपके पास आता हूँ, तसल्ली से आपकी बात सुनेंगे। आपको किसी ने बताया कि हारिस साहब मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। डायरेक्ट कैसे बात नहीं करें आप? हारिस साहब 2 लम्हे तहम्मुल रखिए, मैं वापस आता हूँ। ज़हीम साहब फरमाइए। इल्जाम ताजी आप उससे बड़ा काम का गद्दार है, मैं बता रहा हूं। हारिस साहब माज़रत के साथ जरा तहम्मुल रखिए। उसको इंडिया में उतारा था, जाके बात करते हैं आप। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हम मुल्क को लूटा तो आपके डाकू ने 4 साल से लूट रहे हैं आप लोग। करप्शन का चार्ज है तो बताइए मुझे आप।
सबसे बड़े डाकू तो आपके लीडर दोनों बैठे हुए हैं, पार्टी होती है 10 साल लूट लिया आप लोगों ने पाकिस्तान को, और छोड़ दे खुदा का नाम ले बात करें लूटने से, आपको लूटने को। मैं तो बताऊँ बात, हारिस साहब माजरत के साथ तहम्मुल रखिए, वो जो भी कह रहे हैं। ज़ैन साहब एक लम्हा मेरी बात, ज़ैन साहब अगर ज़ैन साहब एक लम्हा तहम्मुल रखिए। हारिस साहब वो जो भी कह रहे हैं उनका तहम्मुल से सुन लीजिए, फिर आप आराम से जो जवाब देना चाहें जरूर दीजिएगा। इस तरह तो कोई कुछ आप लोगों को जो मौक़िफ़ है वो तो लोगों के सामने जा भी नहीं रहा। ज़ैन साहब करते हैं, आपको अपनी ब्रिगेडरी भूल ही नहीं रही। ज़ैन साहब तहम्मुल के साथ जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। खत्म नहीं होती आपकी पार्टी को कॉम्प्लेक्सेस है, तुम लोग तो डाकू है यार, तुम कहीं साइन के या तो डिस्कस कर लें। हारिस साहब वो बात कर रहे थे, आपने बात शुरू की। हारिस साहब तहम्मुल तो रखिए। ज़ैन साहब आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो कहिए। मैं नहीं सुनता अपने लीडर के बारे में ये बात। ज़ैन साहब अपनी बारी पे, हारिस साहब अपनी बारी पे जो कहना हो जरूर कहिएगा। ज़ैन साहब तहम्मुल से आप कहिए क्या कह रहे हैं। ज़ैन साहब फरमाइए क्या कह रहे हैं। चलिए ज़ैन साहब छोड़िए, आप बात। ज़ैन साहब उनको आप दोनों से मेरी गुजारिश है, फिर मैं कुछ बोलूंगा, मेरी आप दोनों से गुजारिश है जातियात से परहेज कीजिए ताकि जो मौक़िफ़ है वो सामने है। जी ज़ैन साहब फरमाइए ज़ैन साहब। मैं अपना भाईजान मैं अर्जी कर रहा हूँ कि मैं 9 बार जेल गया हूँ जनाब इसी 10 साल में, और जिस तरह आइन और कानून को पामाल किया गया इस 10 बरस में, लोग लाल मस्जिद का वाकया नहीं भूले, लोग 12 मई का कराची का वाकया भी नहीं भूले जब मौसूफ में मुक्के ला रहे थे। तो अर्थ सिर्फ ये है कि मैं तो चाहता हूँ और PMLN चाहती है कि वो तशरीफ लाए। बड़ी देर से ये कौम उनका इंतजार कर रही है, ये कौम उनके साथ खुद निपट लेगी। इस मुल्क में एक आइन और कानून मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि सबवर्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से, उसकी आर्टिकल 6 के साथ ट्राई होना चाहिए और उसकी सजा मौत है। आर्टिकल 6 की आईन पाकिस्तान ये कहता है कि मार्शल लॉ लगाने वाला पाकिस्तान का कौमी मुजरिम है। मैं तो नहीं कह रहा ये बात, मेरी बात ना माने आप। और दूसरी बात, जो बात वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए, उनको इस कौम के हवाले कर देना चाहिए। और अगर कौम वाकई ये समझती है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और वो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, आए बिस्मिल्लाह, इस मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए आगे दाल का भाव पता लग जाएगा। ज़ैन साहब वो बात अपनी जगह आपकी बिल्कुल मुनासिब है। ज़ैन साहब मुनासिब है आपकी बात, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। कानून को अपना कोर्स लेनी चाहिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कह रहे हैं कि जो भी कानूनी इम्प्लिकेशन मैं फेस करना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि इन हालात में जबकि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है, ऐसे में अगर ये लीडर्स जिनको कौम ये कहती है कि इनका वक्त यकीनन बेहतर था, आज की मुनासबत में तो बेहतर था, तो उसमें फिर अगर आते हैं, नहीं लोग तो कहते हैं ना, इसके लिए आप पूरा एक प्रोग्राम रखें। मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह तौर पर प्रूव कर दूंगा कि वो फज्ड फिगर्स, वो जाली फिगर्स जो दिए जा रहे थे इस कौम को, क्योंकि एविडेंस में था सब कुछ। एक डिक्टेटर छड़ी लेके बैठा हुआ था, इस मुल्क पे कब्जा करके बैठा हुआ था, उससे किसी की जरूरत नहीं थी कि उसकी किसी भी बात को वो गलत कह सके। लोगों को मारा जाता था, जेलों में रखा जाता था, कड़ियां और बेड़ियां डाल के हमें अदालतों तक रसाई तक नहीं दी जाती थी, किसी को उठाकर किधर गायब कर दिया जाता था, किसी को इल्म नहीं था। तो अब वो बात नहीं है भाई, अब तो इस मुल्क पे, और जहां तक जमहूरियत की बात है, इस हुकूमत ने यकीनन बहुत बुरे हालात किए होंगे और मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी जमहूरियत का नेमुल बदल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कन्विंस्ड है कि जमहूरियत का नेमुल बदल जमहूरियत ही है, डिक्टेटरशिप बहरहाल नहीं है। तो इस तरह का शख्स जो एक कौमी मुजरिम है आइन और कानून के मुताबिक, उसको आके इस मुल्क में, उसको आके इस मुल्क में पॉलिटिक्स करने का मैं तो नहीं रोक सकता, फंडामेंटल राइट है उनका, क्योंकि मैं तो डिक्टेटर नहीं हूँ कि किसी के फंडामेंटल राइट्स पे कब्जा कर लूं। जिस तरह वो उन्होंने किया था, वो आए, कौम को फेस करे। 2 बार जूते पड़े थे वलायत में, इंशाल्लाह 10,000 बार पाकिस्तान में पड़ेंगे जब वो सड़कों में निकलेंगे। ओके हारिस साहब फरमाइए क्या कहेंगे। देखें फैसल साहब, मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुछ बात करें, ये आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिशियंस पाकिस्तान। बात ये है कि अगर वो आएंगे, ही हैज सेड ओपनली कि मैं आ रहा हूँ, लीगल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से जो केसेस हैं, ही इज गोइंग टू टेक फेस ऑल चैलेंजेस और वो इज गोइंग टू कन्फ्रंट। ही नेवर सेड कि जी मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये बात हो गई।
सेकंड में पॉलिटिकल बात की बातें देखिए, अवाम के लिए मुझे ये बताइए, ये एक स्टंट हमने बनाए हुए हैं कि जी लाल मस्जिद हो गया, फलां हो गया। भाई खुदा के लिए अवाम के लिए करो। जो भूखे जिनको मार दिया आप लोगों ने 4 साल के अंदर, 9 साल का दौर देख लें। डॉलर, ये तो डॉलर फैक्ट है ना, भूखे के बाद 18 बिलियन का रिजर्व भी डॉलर वर्सेस 700 बिलियन मिलियन जो आपके छोड़ के गए थे, वो भी आपको पता है। चारों, ये सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप तो वो है जो इस वक्त मुल्क में है, जिसमें एक मुल्क का जो सदर है वो भी पार्टी लीडर, सदर भी है, पीपल्स पार्टी का सदर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सारी पार्टी मिल गई हैं, सारे मिल के लूट के काम गरीब लोगों को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। मुझे बताएं 100 रुपए का डीजल कर दिया आपने, ज़राअत को खत्म कर दिया, एजुकेशन का सारा काम खत्म कर दिया, हायर एजुकेशन आपने खत्म कर दी, इंडस्ट्री खत्म कर दी। 1200 रुपया साल का चोरी हो रहा है। ये 1200 रुपया अगर आप बचा लें, जो 300-400 रुपया सिर्फ आप स्टेट कॉर्पोरेशन, PIA, स्टील मिल, रेलवे को चलाने के लिए लगाते हैं, वही बचा लें तो आपको कहां से कहां जा सकते हैं? आप ये समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब वापस आके ये सब काम कर सकेंगे? क्या हालात अब ऐसे हैं? इसलिए मैं फैसल, देखिए मैं आपको बताऊं हालात, यही मैं कह रहा हूं, इस हालात का बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। खुदा के लिए पाकिस्तान में 3 चीजें कर लें, अगर ये यही उनका मेन थंब रूल है, और ये हमारी पार्टी का भी एक मंशूर, तो यही हम कहते हैं, सिर्फ करप्शन खत्म करें, खुदा के लिए मेरिट पे लेकर आए और गवर्नेंस अच्छी करें, ये मुल्क का बेस्ट हाल है। आपको ये करना पड़ेगा, रूथलेस करना पड़ेगा, ये वो करेंगे। वाई शुड कम टू पाकिस्तान, इतने आराम से बैठे हुए थे इस उम्र में, इस एक्सपीरियंस के साथ। एक कश्ती जब डूब रही होती है ना, जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तो यू कांट गिव दिस कश्ती जो है वो किसी अनाड़ी को आप नहीं दे सकते खुदा के लिए, या वो जो लूट मार में पड़े हो उनको नहीं दे सकते, उसको दें जिसके कोई करप्शन नहीं है और वो समझता है। और वो उसका 9 साल का दौर देख लें, अभी देख लें। लाजिम नजदी तो मुझे बताएं कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है, खुदा के लिए इस बात को समझें कि वहां पर दुनिया का एमुनिशन, वेपन, उसके बाद आप वहां पर लाके बाहर के लोग फॉरेन इंसर्जेंट्स आगे बैठ जाएं, उनको फिर आपको फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल को, SSG के एक बेस्ट प्रोफेशनल को मार दिया जाए और आप रिट ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर दें, दुनिया को पाक तमाशा बनाया हो, आप सब कुछ कर रहे हो और उस वक्त आके ये कर रहे हैं। उसके साथ बुख्ती साहब का इंसिडेंट है। आप मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो बैठे हुए हैं, वहाँ कोर कमांडर है, चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद एक ऑपरेशन होता है जिसमें रेक्विजिशन होती है, फौज जाती है, उसके अंदर काम करती है, वो तो दैट्स हिस्ट्री, शहीद हो जाते हैं। लेकिन हर साहब अभी वो इश्यूज नहीं है, हर साहब वो इशू, अभी तो इशू जो करंट इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। अपने करंट इशू की बात सर वक्त भी खत्म हो रहा है, अपने क्लोजिंग नोट्स मुझे साथ में दीजिएगा, कहिए क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस साहब फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए करंट इशू में कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के, गरीब लोगों के, पिछड़े हुए लोगों का क्या रह गया? मुझे पता है मसाइल क्या है, रोटी, कपड़ा, सस्ती चीज, सस्ता रोजगार। और खुदा के लिए जिस घर में इतनी महंगाई हो गई है, अगर एक बंदा नौकरी कर रहा है, अगर आप अभी आके इंडस्ट्री को चलाएं, लोड शेडिंग खत्म करें, वहां पर 3 लोगों को और मुलाजिमत मिल जाए तो उनका रोजगार चल पड़ेगा। अवाम के लिए मुझे बताइए, आज काउंट कर लें, पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग में 4 साल में मिल के इन्होंने अवाम के लिए क्या किया? ये मेरा ज़हीम कादरी से सवाल है, इसका मुझे जवाब दे। ज़हीम साहब शायद लाइन पे मौजूद, ज़हीम साहब मौजूद हैं आप लाइन पे? लाइन ड्रॉप हो गई शायद उनकी, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप। ज़हीम साहब आप हैं? जी फरमाइए, हारिस साहब ने जो बातें की उसके बारे में क्या कहेंगे ज़हीम साहब? देखिए सर, एक तो उन्होंने करप्शन की बात की, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन का बाजार अपने अरूज पर है और 4,500 अरब रुपए की करप्शन स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कल का शायद अखबार नहीं पढ़ा इन्होंने, जो 3.5 अरब रुपए के अकाउंट्स जाहिर हुए हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के, तो उसके बारे में बता दें कि वो कहाँ से आए हैं। हम तो करप्ट है, चले ये कह रहे हमने किया है, पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हम मिले हुए हैं उनके साथ और मिलके हमने क्या किया। पॉलिटिक्स भी मेरे ख्याल में पढ़ते नहीं है। और सिर्फ ये है कि किसी बदतरीन जमहूरियत, बेहतरीन डिक्टेटरशिप से बाहर हाल बेहतर है। और वो पूरी, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। जिस फर्स्ट इकोनॉमी की और जिस टेलीफोन इकोनॉमी की ये बात, मोबाइल इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं, उसका भेद सब तक खुल चुका हुआ है। ये बताएं इन्होंने एनर्जी क्राइसिस के लिए क्या किया 10 बरस में, और आज कितने हाइडल एनर्जी के यूनिट्स लगे हैं, जो पूरी दुनिया में कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जिस इंडस्ट्री, जिस
एनर्जी सिस्टम में 70% हाइडल पावर नहीं होगी, वो वायबल प्रोपोजिशन नहीं है फॉर एक्सपोर्ट्स। क्या किया उन्होंने, कितने डैम बनाए। और सबसे बड़ी बात, अगर इजाजत दें तो वो अकाउंट्स वाली बात पूछता हूँ। मैं वो अकाउंट्स वाली बात, हर साहब वक्त मुख्तसर है, ये जो अकाउंट्स वाली बात है उस पर जरा रोशनी डाली को पैसे आपके नहीं है। जी फरमाइए। देखें फैसल कुरैशी साहब, मैं आपको बताऊं, ये टोटल ये एक किसी ने जान के, जब उनके आने का हो रहा है, जलसे का वक्त हो रहा है, ये कुव्वतें हैं 100%। ये कल के उन्होंने न्यूज़ 1 में भी आके खुद भी कहा है, इट शुड बी चेक्ड, रीचेक, उनकी टैक्स रिटर्न है। इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है ये अपने निसार साहब ने जाके डिस्क्रीट तरीके से उनके एक टैक्स रिटर्न लिखाई है। दे कुड नॉट फाइंड इवन 4 साल में। आप मुझे बताइए कि अगर कोई करप्शन थी। नहीं सर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या वो पैसे उनके अकाउंट में मौजूद हैं कि नहीं, और है तो उनका सोर्स क्या है। बिल्कुल गलत है, पैसा नहीं है ये, और ये शुड बी वेरीफाइड एंड चेक देनी। कल उन्होंने ओपनली खुद कहा है कि ये टोटली फैब्रिकेटेड है, और ये इस मौके पे जब जलसा हो रहा है, उनके आने का हो रहा है, ये लोगों को, आवाम को गुमराह करने के लिए एक स्टेटमेंट दी गई है। इसके साथ मैं आपको बताऊं, ये जो लोड शेडिंग की बात थी, उन्होंने जो है 2400 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की है। आपके सामने गाजी बड़ौदा है जो 1600 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए मैं हर साहब मैं वो नहीं मानता, ज़हीम कादरी साहब आप चेक कीजिए। उसके बाद ज़हीम साहब चेक करें न करें, हर साहब पॉइंट के बाद नीलम वैली के ऊपर डैम हाइड्रो डैम बना है, उसके मिरानी डैम देख लें। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो वेरीफाई कर लें कि उनके दौर में बने हैं या नहीं बने, ये क्या हुआ, ये तो फैक्ट फिगर्स हैं। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँ, और आवाम के लिए देखिए, के लिए मैं ये कहता हूँ, आवाम के लिए बताएं जो असल में आप लोगों ने क्या किया। वो ज़हीम साहब जाते थे 2 लफ्ज़ कुछ कहना चाहते हैं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। जी ज़हीम साहब। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब ने और मुशर्रफ साहब ने हुक्मरानी रात शब तारीख में इस मुल्क की इक़्तिदार पर कब्जा किया था, 1/2 मेजॉरिटी के वज़ीर आज़म को हटाकर। ठीक है सर, राइट पॉलिटिक्स करें, उनको पता लगेगा कि इस मुल्क में लोग उनका क्या हाल करेंगे। राइट, ओके सर। ज़हीम साहब, हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़हीम कादरी साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो अभी डेमोक्रेटिक तरीके से आ रहे हैं, देखिए आगे मैं लिख के देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं आएंगे, वो किसी ने। चलिए वो तारीख देखिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जैसे ज़हीम कादरी साहब ने फरमाया कि देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं कि नहीं आते। आज नवाज शरीफ साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कह रहे थे कि आते हैं कि नहीं आते। वो तारीख बताएगी, लेकिन दोनों के इल्ज़ामात में वज़न भी है और कुछ खोखलापन भी है। जहाँ तक ये कहना कि बेहतरीन जमहूरियत आमरीत से बेहतर होती है, मैं समझता हूँ कि आज का पाकिस्तान सिर्फ़ एक बेहतर ज़िंदगी चाहता है, उसको तर्ज़ हुकूमत में ख़ास गर्ज़ नहीं है। वो जमहूरी क़ुव्वतों को शायद जमहूरियत से मोहब्बत हो, लेकिन वही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो कि आमरों का साथ देती हैं। तो उनका ये कहना है कि बेहतरीन जमहूरियत आमरीत, ये सब बेमाने सा हो गया। दूसरा ज़हीम कादरी साहब ने जो फरमाया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्या मज़ालिम ढाए गए क़वानीन के नाम पे, तो हकीकत ये है कि नैब के ज़माने में उनकी अपनी हुकूमत ने एहतसाब के ज़माने में जो जुल्म किए वो भी मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की नाकामियाँ बहुत सी कामयाब रही होंगी, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि आज जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उस दौर के ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ साहब ही हैं। बहरहाल आने वाले दिनों हफ्ते इस बात का फ़ैसला करेंगे कौन सही कौन गलत और कौम क्या चाहती है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना फ़ीडबैक से, ईमेल से, अपने रिव्यू से नवाजते रहिएगा। जो भी आप बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ज़रूर ईमेल कीजिए। हम उन सवालात को अपने शोज़ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा।